नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी कक्षा 9 समकालीन भारत या नहीं, कक्षा 9 के भूगोल का पाठ नंबर 4 जलवायु के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। इसके भाग 1 में हमने चर्चा की और आज भाग 2 में हम चर्चा करते हैं। आइए जल्दी से जाने कि हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा कर दी है भाग 1 में और किन किन बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने देखा था भाग 1 में मौसम क्या है, जलवायु क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वायु दाब एवं पवन क्या है, कोरियोलिस बल क्या है, जेट धारा क्या है और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है और उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीमों के बारे में समझने का प्रयास किया था। और साथ ही साथ हमने देखा था उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और धरातली पवनों के विषय में हमने अध्ययन किया था। और आज इससे आगे पढ़ेंगे हम भारतीय मानसून के विषय में। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारतीय मानसून के साथ साथ हम मानसून का आगमन कैसे होता है, इसकी वापसी कैसे होती है, ऋतुओं का क्या प्रभाव पड़ता है, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, और मानसून की वापसी और वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता है और मानसून एकता का प्रचायक है। इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है भारतीय मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल से ही भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करते थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया था। जैसे कि हमने मानसून शब्द का पहले ही अध्ययन किया कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम देख रहे हैं कि मानसून का जो पहल ध्यान दिया था अरब वासियों ने, और मानसून शब्द की उत्पत्ति भी अरबी भाषा से हुई थी। और अरबवासी जब भारत में व्यापार करने के लिए आते थे तो उन्होंने देखा कि हवा की दिशाएं क्या होती हैं, कभी उलट जा रही हैं, उत्क्रमण कर रही हैं। तो उनके लिए बड़ा आसान हुआ कि जब भारत की ओर हवाएं चल रही थी तो वह भारत को आ जाया करते थे। उनकी नावें आसानी से भारत की ओर पहुंच जाती थी और जबकि मानसून के खत्म होने पर यह वापस फिर से चले जाते थे और आसानी से अपने देशों तक पहुंच जाते थे। उसके बाद अगर हम देखें कि मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे कि मानसून किस प्रकार से आता है या मानसून को किस प्रकार समझे। हम इन बिंदुओं में समझेंगे। नंबर 1, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मानसून यहाँ पर आता है, गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण यहाँ पर क्या होता है, मानसून आता है और इसके समुद्रों के आसपास उच्च दाब रहता है। नंबर 2 चीज, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाती है। उष्ण कटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र होते हैं वो गंगा के मैदान के ओर होते हैं। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त के 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसूनी गर्त के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, इसमें हम देखें हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है और इस उच्च दाब क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता से भारतीय मानसून क्या होता है, प्रभावित होता है। नंबर 4, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। नंबर 5, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं
का भी भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर से उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट धाराओं का क्या होता है यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ अन्य बिंदुओं पर भी हम ध्यान रखेंगे, देखें कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। ये विषुवतीय अक्षांशों के विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या नहीं जो विषुवत रेखा के अक्षांशों के आसपास का निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है या विस्तृत गर्त वाला क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं। यहाँ पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। जैसे कि आप लोगों ने कक्षा 7 में पवनों के बारे में पढ़ा था कि 3 प्रकार की जो प्रमुख पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें, स्थानीय पवनें और स्थायी पवनें। उसमें से एक जो व्यापारिक पवनें हैं, ये क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं। यह विसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाएं में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है और जो मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है तो हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियंत्रित परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12°30' दक्षिण से लगभग 31 पूर्व तथा ताहिता प्रशांत महासागर 18° दक्षिण से 149 पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत कम से कम विलंब आने वाला मानसून होगा। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ है और यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। उसके बाद हम देखें जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर गुजरती है। जलधाराओं के विषय में आप लोग अलग से अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं जलधाराओं से। अभी हम फिलहाल मौसम के मानसून के बारे में जानेंगे। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। प्रश्न पूछा जाएगा कि एल नीनो क्या है। एल नीनो दाब की अवस्था में परिवर्तन की अवस्था, इसलिए इस परिघटना को एसो या एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। आप ये सब लिख सकते हैं कि दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को क्या कहा जाता है, इंसो या एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो क्या है, इसे आप यहाँ पर फिर से समझ लें। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। मतलब जो पेरू की जलधारा है वहाँ पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का विकास होता है जिसे एल नीनो नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि एल नीनो किस प्रकार का शब्द है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो बेबी क्रास्टर को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बनना शुरू करती है और एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र के व्यापारिक पवनों को क्या कर देती है, स्थिर कर देती है। मानसून का आगमन एवं वापसी, इसको हम देखेंगे। एक बार पढ़ लें, उसके बाद हम इसे बड़ी आसानी से मानचित्र में समझेंगे और आप लोग बड़े आराम से इसे समझ पाएंगे। आइए देखें। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये संपन्नमांद प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं को प्रभावित करती है।
व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवन क्या होती हैं, नियमित नहीं होती हैं। जैसे कि मानसूनी व्यापारिक पवनें होती हैं, ये स्थायी पवन होती हैं, साल भर चलती रहती हैं। जबकि मानसूनी पवन क्या है, अस्थायी पवन है, यह ऋतुओं के अनुसार चलती हैं। या नहीं हम इन पवनों को कह सकते हैं कि यह मौसम आधारित पवनें हैं, मौसमी पवनें हैं। उसके बाद अगर हम देखें मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक वृद्धि हो जाती है। जब मानसून आता है तो वर्षा में वृद्धि होती है, कई दिनों तक यह जारी रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। और इसे मानसून प्रकोष्ठ या मानसून का फटना कहते हैं। मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी वाले शाखा में यह बढ़ जाता है। अगर हम भारतीय मानसून को देखें तो भारतीय मानसून दो भागों में बढ़ता है। कौन कौन से दो भागों में बढ़ता है? सागर की शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा में बढ़ता है। अरब सागर की शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी की शाखा तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। अब देखिए, एक और यहाँ पर हमारा जहाँ पश्चिमी तट है मुंबई है, और दूसरी ओर यहाँ भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है असम। यहाँ पर भी मानसून साथ ही साथ पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की शाखा आ रही है और दूसरी ओर जो पूर्वोत्तर भारत को जा रही है वह बंगाल की खाड़ी से तेजी से आगे बढ़ते हुए पहुँचती है। ये दोनों लगभग 10 जून के आसपास पहुँचते हैं। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ तक देश के मध्य भागों में पहुंच जाती हैं। अब जो यहाँ से पूर्व की ओर पवनें गई थी या और उनके साथ आर्द्रता गई थी या नहीं मानसून गया था, वह पहाड़ों से टकरा करके फिर से वापस आता है, गंगा के मैदानों की ओर आता है। अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में ये वर्षा करते हैं। और जब अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम के भाग में आपस में मिल जाती हैं तो दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम सप्ताह लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसूनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। कुल मिलाकर के जो मानसून जून के प्रथम सप्ताह से भारत में आया और वह लगभग जुलाई आते आते लगभग पूरे भारत में वह फैल जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। चित्र 4.4 में अभी हम देखेंगे, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसूनी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों और में पूरी तरह पीछे हट जाती है। मतलब जहाँ सितंबर में उत्तर भारत और पूर्व भारत से यह लौट जाती है, तो अक्टूबर में क्या करती है, यह दक्षिणी भारत यानी ही प्रायद्वीपीय भारत से हटती है। दिसंबर के प्रारंभ तक ये देश के सभी भागों से क्या हो जाती है, हट जाती है। अभी हम देखेंगे द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश के शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होते हैं। ऋतुओं की बात अगर करें तो 3 प्रमुख ऋतुओं में यहाँ पर बांटा गया है, जो कक्षा 9 में हम देखेंगे। और 3 ऋतुओं के आधार पर हम मौसम को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें ऋतुएं क्या है। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी
प्रतिरूप है। मानसून क्या है? मौसम की एक विशिष्ट विशेषता है। इस एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता होती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्रों में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये ऋतुएं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रों में विविधता के साथ साथ वर्षा ऋतु और वर्षा के साथ साथ यहाँ पर शरद ऋतु भी हम कह सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पर हम ऋतुओं को 6 प्रकार से देखते हैं। शीत ऋतु क्या है? इसे हम देखें। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। उत्तरी भारत के भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ठंडे होते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी के महीने क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। और तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। तापमान क्या होता है? जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर आए तो घटता है, क्योंकि उत्तरी भाग भारत का क्या है? पर्वतीय भाग है, हिमालयी भाग है और यहाँ पर तापमान कम होता है। पूर्वी तट चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदानों में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दिन गर्म एवं रातें क्या होती हैं? यहाँ ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। अब इस ऋतु की अगर हम बात करें तो इस ऋतु में क्या होते हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हमने देखा था वह आती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, तो इसलिए इनमें अधिकतर भाग शुष्क मौसम का होता है। मतलब ये हवाएं शुष्क होती हैं। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में बरसात तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें क्या होती हैं? समुद्र से सतल की ओर चलती हैं। मतलब जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलती हैं कुछ हवाएं, तो तमिलनाडु में जा कर के ये क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। उच्च दाब से प्रभावित होकर ये क्या करती हैं? पवन पश्चिम एवं पश्चिमी गंगा के घाटी में बहते हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें क्या रहती हैं? स्थिर तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु के में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट या मावट कहते हैं, महावट को मावट भी हम कह सकते हैं, कहा जाता है कि कुल मात्रा कम से कम, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए क्या होती हैं? बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि शीतकाल में वर्षा होती है जो उत्तर भारत में, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उसे महावट या मावट कहते हैं। आप लोग इसे जरूर नोट कर लेंगे। प्रायद्वीपीय भागों में शीत वर्षा स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रतिरूप में न के बराबर परिवर्तन होता है, क्योंकि यह क्षेत्र समुद्र से एक तो नज़दीक है, नंबर 2 चीज भूमध्य रेखा से भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है मौसम में। उसके बाद हम देखें ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई
तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होता है और तापपट्टी के कारण के स्थानांतरण के प्रभाव से विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मतलब मार्च से जून तक यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी गर्मी, मई तक या जून तक भी हम कह सकते हैं गर्मी होती है। और मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या रहता है, कम रहता है, लगभग 30 डिग्री से कम रहता है या इसके आसपास में यह रहता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है, वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिणी पूर्व में पटना, छोटा नागपुर पठार एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कक्षा 9 वालों से विशेष तौर से, लू किसे कहते हैं? लू एक क्या है, स्थानीय हवा है जो ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में चलती है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें हैं। लू क्या है? धूल भरी एवं शुष्क पवनें हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई के महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। इसके साथ साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है और ये बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी पूर्वी भारत में मानसून पूर्व से पहले होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। पूरे पूर्वी भारत में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में बात करें तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में अनेक नाम हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में यह हवा चलती है तो इसे काल बैसाखी कहते हैं। असम में इसे बारदोली छीड़ा कहा जाता है, जबकि आप लोगों ने देखा इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। कर्नाटक के कहवा के बगानों में जब ये पहुंचती है तो इसे ब्लासम सावर कहा जाता है या नहीं चेरी ब्लासम कहा जाता है और फूलों वाली बौछार के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया है यहाँ से कि मानसून पूर्व वर्षा जब कर्नाटक के कूपी कहवा के बगानों में होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? फूलों वाली बौछार कहें या ब्लासम सावर कहें या चेरी ब्लासम कहें, ये सब नामों से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर को असम में बारदोली छेड़ा, तमिलनाडु में और केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटक कहवा बगानों में फूलों वाली बौछार या ब्लासम सावर या चेरी ब्लासम के नाम से जाना जाता है। ये सब आप नोट करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग नोट करते हुए चलते होंगे इन सब चीज़ों को। एक बार हम पश्चिमी विक्षोभ एवं मानसून पूर्व हवा के विषय में मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर देखने का प्रयास हम करेंगे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं और एक बार फिर से सरसरी निगाहों से फिर से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम या नहीं भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति के बारे में बताया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी के आसपास की अगर स्थिति कहें तो इस समय शीत ऋतु का मौसम होता है और शीत ऋतु की वर्षा की अगर बात करें
तो शीत ऋतु में दो प्रकार की यहाँ पर वर्षाएं होती हैं। नंबर एक वर्षा तो यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं यहाँ से होती है। नंबर दो वर्षा यहाँ पर क्या होती हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के कारण होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उत्तर पूर्वी मानसूनें जो आती हैं यह भारत के क्या होती हैं, शीत ऋतु में जब चलती हैं। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पूर्व में उच्च दाब होता है, तब यहाँ की हवाएं पश्चिम दक्षिण भारत की ओर स्थल मार्ग से होकर गुजरती हैं। जब मानसूनी हवाएं स्थल मार्ग से होकर गुजरती हैं तो वे शुष्क रहती हैं। अब देखिए, जो यहाँ से आएंगे स्थलीय भाग से, हिमालय के तलहटी से, तो वह शुष्क रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हवाएं आपको ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आते हुए दिखाई दिए हैं। जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आते हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें आर्द्रता आ जाती है और ये आगे चल कर के तमिलनाडु और कोरोमंडल तट पर टकराती है और तमिलनाडु और कोरोमंडल तट पर इससे क्या होती है, वर्षा होती है। ये तो था आपके उत्तर पश्चिम में होने वाली वर्षा, या नहीं उत्तर पश्चिमी हवाओं से उत्तर पूर्वी हवाओं से होने वाली वर्षा के विषय में। जबकि अगर हम उसके बाद देखें पश्चिमी विक्षोभ की बात, तो पश्चिमी विक्षोभ आप लोग जैसे कि जानते हैं भारत के पश्चिम से यह आते हैं हवाएं। आप लोग इस में देखेंगे, इस मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जून के महीने के दौरान मौसम की स्थिति के बारे में भी यहाँ पर बताया है और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवात है, शीत ऋतु में भारत के पश्चिम एशिया से आता है। भारत क्या है, एशिया के पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। एशिया के पश्चिम में यहाँ को अगर हम देखें तो इस ओर को क्या है, भूमध्य सागर है और यहाँ से हवाएं क्या होती हैं, शीत ऋतु में भूमध्य सागर से कुछ चक्रवात उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागर से क्या होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। जो चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण इन चक्रवातों को शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात बनकर ऊपर उठता है, उस समय भूमध्य सागर में चक्रवात ऊपर उठता है और जेट स्ट्रीम हवा उस समय चल रही होती हैं, पूर्व की ओर चल रही होती हैं। जब ये यहाँ से चलती हैं तो ये पूर्व की ओर या नहीं भारत की ओर ये हवाएं आती हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। और पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं और ये तुर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, इन सब देशों से होते हुए ये हवाएं कहाँ पहुँचती हैं, भारत की ओर पहुँचती हैं। विक्षोभ जो पश्चिमी विक्षोभ होता है यह उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा करती हैं और जिसे हमने देखा था कि इससे इन क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ता है जून के महीने में, तो उससे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम देखें कि मानसून क्या है। मानसून के विषय में हम समझेंगे, उससे पहले हम मानचित्र के माध्यम से इस मानसून को एक बार समझ लें। उसके बाद अगर आप मानसून से को मानचित्र से समझ लेते हैं तो इसे बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, आप लोग जो यहाँ पर लिखित रूप में है उसे समझ लेंगे। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि मानसून पूर्व वर्षा भी होती है और जिसे हमने अनेक नामों से अभी देखा था, नार्वेस्टर या अनेक नामों से, आशा करता हूँ आप लोगों ने वो सब चीज़ें नोट कर ली होंगी। आप देख पा रहे होंगे अब मानसून के विषय में। मानसून के विषय में आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। वर्षा ऋतु किस प्रकार से होती है, जून मध्य माह में सूर्य की किरणें क्या होती है, कर्क रेखा के ऊपर लंबवत पड़ने लगती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी को भूगोलवेत्ताओं ने 3 रेखाओं के माध्यम से बांटने का प्रयास
किया है। सबसे ऊपर कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा और सबसे नीचे मकर रेखा। यहाँ पर सूर्य की स्थिति होती है और आप लोग देख सकते हैं या इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें क्या होती हैं, मानसून यानी ही जून के महीने में भारत में कर्क रेखा के आसपास सीधी पड़ने लगती हैं और यहाँ पर तापमान उच्च होता है, वायुदाब निम्न दाब रहता है तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप मध्य जून के आसपास में दक्षिण पश्चिम से हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और हवाएं समुद्र की ओर से चलती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर हवाएं चलती हैं दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं क्या करते हैं, आर्द्रता ग्रहण करते हैं और अरब सागर वाली शाखा क्या होती है, दक्षिण भारत के मालाबार तट पर टकराती है और 1 जून के आसपास यह क्या करती है, वहाँ पर भारी वर्षा करती है जिसे मानसूनी वर्षा कहा जाता है। पश्चिमी घाट के में पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ से जब हवाएं ऊपर को उठी तो वह कोरिलिस बल के कारण कुछ घूम जाती हैं और इस तरीके से जब ये हवाएं आती हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए, यह 1 जून के आसपास केरल तट पर पहुँच जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानसून किस समय भारत में प्रवेश करता है। मानसून अगर हम देखें तो भारत के मुख्य भूमि पर 1 जून को केरल तट पर पहुंचता है। हालांकि इससे पहले अगर आप लोगों को ध्यान रखना होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें है तो यहाँ पर पश्चिम मई के आसपास में मानसून क्या होता है, पहुंच जाता है। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं है तो आप लोगों से प्रश्न अगर पूछा गया कि भारत में मानसून सबसे पहले कहां पर पहुंचता है तो केरल आप लोग करेंगे, जहां पर 1 जून के आसपास आप लोगों को दिखाया गया है। जबकि 5 जून के आसपास आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मालाबार तट है यहाँ पर पहुंच जाता है या नहीं, जो पश्चिमी ढाल है या नहीं, पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर यह टकराता है और यहाँ पर भारी वर्षा होती है। 1 जून के आसपास ही यह भारत के पूर्वी हिस्से में भी पहुंच जाता है और आप लोग देख रहे हैं 5 जून यह तमिलनाडु के आसपास और कर्नाटक से होते हुए हैदराबाद आंध्र प्रदेश की ओर आगे बढ़ता है। जबकि 10 जून के आसपास यह मुंबई में पहुंचता है और ये अरब सागर वाली शाखा की हम चर्चा कर रहे हैं और यह नियंत्रण आगे बढ़ते जाती है और 10 जून और 15 जून के आसपास यह भारत से आगे नेपाल की सीमा तक जा पहुंचती है। हम कह सकते हैं 10 जून के आसपास यह भारत के विभिन्न हिस्सों में जैसे बिहार है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, इन क्षेत्रों में पहुंच जाती है। ये तो थी अरब शाखा वाली मानसूनी हवाएं और इसके साथ साथ जो दूसरी शाखा है, क्योंकि हवाएं यहाँ से चलती हुई आ रही हैं तो कुछ हवाएं तो अरब सागर से होकर गुजरी और कुछ हवाएं क्या हो जाती हैं, बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं। जो ये बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं हैं यह भी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा, सबसे पहले यह 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा करती है और उसके साथ साथ फिर यह आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के पर्वतों से टकराती है और यहाँ के कीपाकार पर्वतों के बीच में यह फंस जाती है। जहाँ देखेंगे आप मेघालय में सर्वाधिक वर्षा यह साल भर करती हैं। मेघालय के गारो खासी जैंता पहाड़ों में यह मानसून फंस जाती है और यहाँ पर वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है और यहाँ से जब यह मानसूनी हवाएं उत्तर भारत की ओर आती हैं तो लगभग
10 जून के आसपास में पटना है, लखनऊ है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर भारत के तमाम मैदानी एवं पर्वतीय वाले क्षेत्रों में क्या करती है, वर्षा करती है। और साथ ही साथ जो अरब सागर वाली शाखा है वह 15 जुलाई के आसपास राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी हिस्सों में पहुंचती है। इस प्रकार से यह मानसून यहाँ पर आता है और हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि मानचित्र के माध्यम से आप लोग समझ पाए होंगे और आप लोग इसे अब यहाँ पर जो कक्षा 9 में दिया गया है उसके माध्यम से समझें। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में क्या होता है, निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे कि हमने देखा कि दक्षिण से यह दक्षिणी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर हवाएं चली, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं। आप लोग यहाँ पर मानसून का अंत के विषय में फिर देखेंगे जब हम लोग इस पर चर्चा कर चुके होंगे। पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं। जो ये पवनें आती हैं ये समुद्री मार्गों से होकर आती हैं। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों से ऊपर होकर गुजरती हैं और इसलिए इनके साथ महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाते हैं, आर्द्रता लाते हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं और समुद्र सुदूर उत्तर पूर्व भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसूनों का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम के पूर्वी को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट में पवनमुखी भागों में वर्षा होती है और लगभग 250 या नहीं 250 सेमी से भी अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है, यद्यपि यह क्षेत्र वृष्टि छाया वाला प्रदेश है। जबकि हमने देखा था अभी कि जो अरब शाखा वाली शाखा है वो मुंबई महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक की ओर जो एक पूरा पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर टकराता है और वहाँ पर 250 सेंटीमीटर लगभग वर्षा करती है। और उसके साथ साथ उसके जो ढाल के दूसरी तरफ वाला क्षेत्र है वह वहाँ पर वर्षा कम होती है, जिसे क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। इस मौसम के अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मानिसराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है और राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। जैसे जैसे हमने देखा था कि यहाँ से भी मानसून आकर के मिलता है और यहाँ से भी मानसून आकर के मिलता है, लेकिन वह भारत के पश्चिम वाले भागों तक कम पहुँच पाता है, जिसमें गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र है और राजस्थान के भी कुछ भाग यहाँ पर हैं। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में हम मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होता है। मानसून के आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारण से ये गर्त क्या होते हैं, इनका अक्ष उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का भी स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून का गर्त अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है और हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आ जाती हैं और जान माल की भी क्या होती है, भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की
मात्रा और समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बनता है। उसके बाद अगर हम देखें कि तथा यह मुख्य स्थलीय भागों को पार कर जाता है और यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता आवृत्ति के समय काल में विभिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग सूखा पड़ा रहता है। इसके आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को क्या कर देता है, अव्यवस्थित कर देता है। अब मानसून कहाँ से आएगा, कहाँ पर कब बरसेगा, यह ज़्यादा निश्चित तो नहीं है, एक अनुमान है जो एक लगभग प्रत्येक सालों में जो इसका औसत अनुमान रहा है उसी के आधार पर हम इसको निश्चित कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि यह स्थिति बदल भी जाती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मानसून की वापसी के विषय में हम देखेंगे कि मानसून अक्टूबर नवंबर के दौरान मानसून सूर्य की तरफ से आभासी गति के कारण सूर्य गर्त एवं निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून स्थिर हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदानों से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में यह गर्म वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है और मानसून की वापसी के कारण आसमान साफ होता है एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातों का तापमान कम होता है और रातें सुनहरी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली स्थिति के कारण दिन का मौसम क्या रहता है, असहाय हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। जो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर जब मानसून हट जाता है तो वहाँ पर उमस होती है जिसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, आप जानते हैं मानिसराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्या है, स्थान है और शहद तथा स्टेलेमाइट एवं स्टेलेक्वाइट गुफाओं के लिए भी यह प्रसिद्ध है। इन गुफाओं को भी आप जरूर याद करें। स्टेलेमाइट एवं स्टेलेकाइट के लिए क्या हैं, प्रसिद्ध हैं गुफाओं के लिए और अधिक वर्षा के लिए तो है ही है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के उत्तर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो अंडमान सागर के ऊपर से उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर किस प्रकार से इससे संबंधित न्यूज दिए हैं मानसून से संबंधित। आप देख सकते हैं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी की नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट में अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के अवदापों से होती है। हमने अभी देखा कि मानसून किस तरीके से वापस जाता है, उसके विषय में हम यहाँ पर देख रहे थे और अब हम देखेंगे कि मानसून किस तरीके से वापस जाता है उसे मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कक्षा 9 के पेज नंबर 34 पर मानसून का अंत और मानसून के वापसी को समझाने का प्रयास किया गया है। हमने देखा था कि मानसून किस प्रकार से वापस जाता है। 1 अक्टूबर के आसपास क्या होता है कि यह पर्वतीय क्षेत्रों से वापस लौटने लग जाता है और सितंबर के अंत होते होते यह भारत के पर्वतीय भागों एवं पूर्वोत्तर भारत से वापस आ जाता है और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या 10 अक्टूबर तक हम कह सकते हैं
कि यह उत्तर प्रदेश, बिहार, लखनऊ, दिल्ली इन क्षेत्रों से भी वापस चला जाता है। और साथ ही साथ जब ये यहाँ होकर जाता है, वापस मानसून जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ वर्षा कर देता है, जैसे कि राजस्थान के पश्चिमी एवं गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी यह क्या करता है, वर्षा करता है। और यह 1 सितंबर के आसपास में यहाँ पहुँच जाता है। अगर हम बात करें कि हैदराबाद के आसपास यह 15 अक्टूबर तक मानसून वापस चले जाता है, और 1 नवंबर के आसपास और 15 नवंबर तक यह समुद्र में मिल जाता है। वापस फिर से कहाँ मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। आप ये देखें कि ये जो मानसूनी हवाएं हैं, ये फिर से यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फिर से काफ़ी वर्षा करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है। अब ये देखिए, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से हवाएं थी, अब जब वह लौटेंगी तो वह बंगाल की खाड़ी के ऊपर से ही लौटेंगी। जब ये लौटती हैं तो यहाँ तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इनके कुछ हिस्सों में क्या होती है, वर्षा करते हैं, क्योंकि ये फिर से बंगाल की खाड़ी से क्या कर लेते हैं, नमी ग्रहण कर लेते हैं, जिससे तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में लौटते हुए मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। और 15 नवंबर के आसपास अगर हम देखें तो यह भारत के पश्चिमी तट केरल से भी वापस चले जाता है। और हम कह सकते हैं कि 15 नवंबर और दिसंबर के आते आते यह क्या हो जाता है, मानसून भारत से पूरी तरीके से वापस चला जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि किन किन स्थानों पर, किन किन महीनों में और लगभग कितने तारीख के आसपास यह मानसून क्या होता है, वापस चले जाता है। जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, अहमदाबाद है, इन क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से यह लगभग अक्टूबर प्रथम सप्ताह हम कह लें तो कोई बुराई नहीं है, यहाँ से वापस चले जाता है। पटना, यहाँ से लखनऊ, ये सब क्षेत्रों से वापस चला जाता है। जबकि 15 अक्टूबर यह दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रहता है, और जबकि दक्षिण भारत के दक्षिणी छोर पर यह 15 नवंबर तक रहता है। आइए देखें, आगे चर्चा करते हैं कि कक्षा 9 के मानसून को समझाने के लिए और किन किन मानचित्रों को यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ज़रूर देखें अगर आप लोग कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो बारिश का वितरण यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से मौसमी वर्षा या नहीं मानसूनी वर्षा से यहाँ पर वर्षा होती है। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर 400 से अधिक वर्षा होती है। या आप देख पा रहे होंगे पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, और पूर्वोत्तर भारत में भी आप लोग कुछ गहरा नीला वाला क्षेत्र जो देख पा रहे हैं, वो सब क्या हैं, यहाँ पर 400 या 400 से अधिक मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है। उसके बाद 200 से 400 के बीच में अगर हम देखें तो 200 से 400 के बीच में यहाँ पर पश्चिमी भारत, दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्र हैं, और पूर्वोत्तर भारत के अनेक क्षेत्र हैं। और साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे होंगे उसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र, लगभग भारत का अधिकांश क्षेत्र क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर वाला वर्षा वाला क्षेत्र है। उसके बाद 60 से 100 सेमी वर्षा जहाँ पर होती है वो क्षेत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, और गुजरात का कुछ क्षेत्र यहाँ पर दिखाई गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर 40 से 60 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो पर्वतों के क्या आते हैं, बीच के क्षेत्र होते हैं, और पर्वत विमुखी ढाल कहलाते हैं, और यहाँ पर वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। और इसके बाद आप 20 से कम मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र देखेंगे। 20 से कम सेंटीमीटर वाले स्थान राजस्थान है, और गुजरात का कुछ हिस्सा यहाँ पर है, और
लद्दाख का भी यहाँ पर हिस्सा है, और 0 से 20 वाले क्षेत्र भी लद्दाख है, और पश्चिम उत्तरी राजस्थान है, ये यहाँ पर कम वर्षा होती है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मानसून से किन किन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा किस किस तरीके से होती है। वार्षिक वर्षा अगर हम देखें तो दोनों मानचित्रों में विभिन्नता है, वो केवल मानसूनी वर्षा वाली बात थी, और ये क्या है, पूरा वार्षिक वर्षा। पूरी वार्षिक वर्षा की बात करें तो पश्चिमी घाट पर 400 से अधिक वर्षा होती है, जबकि इसके विमुखी ढाल पर कम होती है। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ क्षेत्रों में 400 से भी अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि 200 से 400 के बीच की वर्षा को अगर हम देखें तो यह वर्षा भी आप देख रहे हैं कि भारत के अनेक क्षेत्रों में यह वर्षा होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और भारत के पूर्वी भाग हैं, और साथ ही साथ भारत के पूर्वी भाग में ही 200 से 400 के बीच की वर्षा अधिक होती है। और पश्चिम में देखें तो पश्चिम में भी जो यह पश्चिमी घाट है, इसके ढाल पर भी वर्षा होती है, पवन मुखी ढाल पर वर्षा होती है, जबकि पवन विमुखी ढाल पर वर्षा नहीं होती है। जबकि 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की बात करें तो यह भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऊपर, जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ भारत के तमाम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में क्या होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। लगभग आधे भारत से भी आधे भारत के क्षेत्रों में हम कह सकते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। उसके बाद हम देखें 60 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा देखें तो भारत के इन क्षेत्रों में लगभग क्या होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा की बात करें तो भारत के इन क्षेत्रों में 40 से 60 ये पश्चिम विमुखी ढाल है, जैसे कि आप देख रहे हैं पवन विमुखी ढाल, यहाँ पर भी 60 से 40 के बीच सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। जबकि हम देखें 20 से 40 के बीच के क्षेत्र हैं, और साथ ही साथ इन्हीं क्षेत्रों के आसपास 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद हम आगे देखें कि ये विभिन्न यहाँ पर न्यूज हैं, और समझाया का प्रयास किया है कि किस तरीके से यहाँ पर मौसम परिवर्तित होते हैं और मानसून की गति क्या होती है। विभिन्न सालों के जो यहाँ पर प्रमुख अखबार हैं उन पर जो खबरें छपी थी उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद हम देखें कि वर्षा का वितरण क्या है। वर्षा का वितरण हमने देख लिया है मानचित्र के माध्यम से, और जल्दी से इसे हम पढ़ करके पाठ को लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर में ही समेटने का प्रयास करेंगे। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों, उत्तर पूर्वी भागों में लगभग क्या होता है, 400 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेमी से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों यानी सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। ये क्यों होता है? मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि मानसून कोई एक निश्चित नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है कि कब कहाँ पर वर्षा होगी और कब किन क्षेत्रों में लगभग वर्षा होगी। कभी किसी साल ज़्यादा वर्षा भी हो जाती है और किसी वर्ष कम वर्षा भी होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात
के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाटों के पृष्ठ छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, सूखे की आशंका रहती है। और साथ ही साथ इसमें हम देखें कि मानसून एकता का प्रचायक क्या है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत ऋतु अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है, क्योंकि जैसे हमने इसके भाग 1 में देखा था, हिमालय जो तिब्बत की ओर से ठंडी हवाएं आती हैं उनसे क्या करता है, भारत की रक्षा करता है। इसके बावजूद भी जो यहाँ उत्तरी पर्वतीय भाग हैं भारत के, यहाँ पर तापमान ठीक ठाक रहता है। प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र से घिरा है और घिरे रहने के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी पड़ती है। इस समरकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन तथा उससे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लयबद्ध करते हैं। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव एवं वनस्पति, इसके कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके त्योहार उत्सव सभी मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। हम देखें कि भारत की जो स्थिति है यहाँ के मानसून पर क्या है, थोड़ा बहुत निश्चित करती है। यहाँ की वनस्पति है, यहाँ का कृषि चक्र है और मानव जीवन है, यहाँ के त्योहार उत्सव हैं, ये सब क्या करते हैं, मानसून के आसपास ही घूमते हैं। मतलब उसी के आधार पर यह पहले से ही चले आ रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाते हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों को संवहन करती हैं उन्हें भी नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। पर्वतीय भागों ये मैदानी भागों से जब ये जल की मात्रा अधिक होती है तो ये नदियों में पानी गिरता है और नदियाँ इस पानी को ले जाती हैं, जल का संवहन करती हैं, इसलिए एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया गया है। दोस्तों, ये थी चर्चा कक्षा 9 पाठ 4 जलवायु के विषय में भाग 2 पर हम चर्चा कर रहे थे। आशा करता हूँ कि ये चर्चा आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका फ़ायदा हो। आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।